नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे कुंवर नारायण द्वारा लिखित खुला आकाश। इस 7वें पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। खुला आकाश इस पाठ के लेखक जो हैं कुंवर नारायण, इनका परिचय हम पहले देखते हैं। यह पूरक पठन है। देखिए इनका परिचय। जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय देखिए। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपके आपके कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। देखिए इनका हमने परिचय देखा है। ज़्यादा माहिती हम देखते हैं। देखिए कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ। उनका जन्म स्थान फैजाबाद उत्तर प्रदेश का है। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथके के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। इनकी रचना संसार में इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना असंभव है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। उनकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी पाया जाता है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। यह जो हमने देखा कुंवर नारायण जी का परिचय देखा। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है देखिए। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दोनों आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ प्रसिद्ध है। अब देखिए पाठ परिचय। पाठ परिचय में उन्होंने क्या कहा है देखिए। 7वां जो पाठ है खुला आकाश, यह पूरक पठन है। प्रस्तुत यह डायरी विधा है। कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में उनका मानना है कि दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। दूसरों से जब हम वाद विवाद करते हैं उनसे झगड़ा उत्पन्न होता है, लेकिन हम स्वयं संवाद करते हैं तो अच्छी लेखनी होती है। उसी प्रकार उन्होंने अत्यंत सुंदर ऐसी डायरी लिखी है और हम देखते हैं इस डायरी का हम आशय देखते हैं। पहले प्रथम मैं इस परिच्छेद का पहले प्रकट वाचन करती हूँ और बाद में हम इसका आशय देखेंगे। देखिए कुंवर नारायण जी क्या कहना चाहते हैं। अंदर की दुनिया यानी कि मन की दुनिया। देखिए हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। यह 10 मार्च 1998 में लिखी हुई डायरी है।
देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने अंदर मतलब अपने मन में चल रहे विचारों के बारे में हमें बताया है। जैसे यह मन, जैसे यह बाहरी दुनिया है, उसी तरह अपने मन में अंदर भी ऐसी ही एक दुनिया है। देखिए क्या कहना चाहते हैं लेखक। यह बाहरी दुनिया है, उसी तरह अपने अंदर भी मन में भी एक दुनिया है जिसे हम अपने विचारों से पैदा करते हैं। जो जो चीज़ हम बाहर वास्तव में देखते हैं उसकी छवि हमारे मन में उतर जाती है और हमारा अंदर का विश्व बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं। हमारा मन हमें आदेश देता रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन हम अपने मन में चल रहे विचारों को दबा देते हैं, उसका विस्तार नहीं होने देते। हम बाहर की दुनिया का हमेशा ख्याल रखते हैं और अपने मन को पूरी तरह, हमारी मन की जो पूरी बात है कि वह पूरी तरह उसे विकसित नहीं कर पाते और जिसके कारण वह निर्जीव हो जाता है। हमारे भौतिक जीवन में हमें कई तरह के बंधन होते हैं। समाज में जीना है तो समाज के जो भी नियम है उनको हमें पालना चाहिए, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। जीवन में हमें कई तरह के बंधन होते हैं, लेकिन हमें अगर कई आज़ादी मिलती है, आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता, हमें आज़ादी मिलती है तो सिर्फ अपने अंदर हम जैसा चाहे सोच सकते हैं। अपने विचारों को हम समृद्ध बना सकते हैं। हमारे अंदर की जो दुनिया है यानी कि मन की जो दुनिया है उसे हम विचारों को हम समृद्ध बना सकते हैं और जो हमें अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं और जिसका फायदा हमें अपने जीवन में भी होता है और दूसरों के जीवन में भी होता है। हम अच्छे राह पर चलने की जो प्रेरणा मिलती है और उससे अपना ही फायदा होकर हम अपना जीवन समृद्ध बना सकते हैं और लोग दूसरों के जीवन में भी खुशहाली ला सकते हैं। यह हमारे अंदर की दुनिया यानी कि मन की दुनिया है, उसके बारे में हमने पढ़ा और उसका सविस्तर आशय देखा। अब देखिए आगे कुंवर नारायण जी क्या कहना चाहते हैं। मकान पर मकान यानी कि मकान पर मकान लदे होना, यानी कि देखिए क्या कहना चाहते हैं। पहला मैं प्रकट पठन करती हूँ। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है। आसमान का मतलब अंबर, आकाश भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ यानी गर्दी समूह जो एक संकरी गली में फंस गई। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हो। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले में बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ।
तो पहले मैंने इसका प्रकट वाचन किया है। देखिए इसमें आए हुए जो हमने दो परिच्छेद देखे उसमें से आए हुए जो कठिन शब्द है, देखिए निर्जीव का मतलब है जिसे जान नहीं, आज़ादी यानी स्वतंत्रता, समृद्ध यानी संपन्न, निस्वार्थी जिसके मन में लोभ या लालच न हो, स्वार्थी यानी लोभ लालच, गुंजाइश का मतलब है संभावना, फुदकना यानी उछलना, कोशिश प्रयास, स्वीकृति सहमति, ढंग तरीका। तो आइए हम आज देखते हैं इसका मकान पर मकान इसका आशय। इस विधा में लेखक कहते हैं कि जिस गली में आजकल लेखक कहते हैं जिस गली में यानी कि जिस मोहल्ले में मैं आजकल रहता हूँ वहाँ आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। मतलब लेखक कहते हैं वे किसी बड़े शहर में रहते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे घर हैं, घर पर घर लदे हुए हैं, अपार्टमेंट्स हम बोलते हैं ना, वैसे ही घर पर घर लदे हुए हैं, एक से लगकर दूसरा, ऐसे कई सारे घर, जैसे कोई सीमेंट का जंगल जहाँ पर एक पेड़ भी नहीं और नहीं कहीं पेड़ लगाने की जगह, सिर्फ अस्त व्यस्त मकान जैसे वह मकान एक दूसरे पर लदे हुए दिखाई देते हैं। एक के सहारे दूसरा खड़ा है। वहाँ की गलियाँ इतनी संकरी है, मतलब बहुत ही अरुंद है और इन मकानों की भीड़, इन गलियों में हम फंस गए हैं और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेखक कहते हैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से बाहर झांकता हूँ, यानी कि बाहर देखता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बाहर देखता हूँ तो बाहर सिर्फ दूसरे मकान और गंदी तंग गली दिखाई देती है। बाहर का नज़ारा बहुत ही गंदा है। बाहर पेड़ पौधे हैं, न उन पे बैठे हुए पंछी चिड़िया दिखाई देती हैं। बाहर हम जब देखते हैं तो वहाँ पर नहीं पेड़ दिखाई देते और उस पेड़ पर बैठे हुए पंछी नहीं दिखाई देते, चिड़िया चीव चीव करती हुई नहीं दिखाई देती है। यह प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है, देखिए वह बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई जो चिड़िया दिखाई देती है। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया नहीं दिखाई देती, तो बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई देती है। चुपचाप बिना कुछ आवाज किए उन्हें देख लगता है मानो ये प्राकृतिक नहीं है, ये रबड़ या प्लास्टिक की बड़ी हुई चिड़िया है। यानी कि जो तारों पर और बिजली या टेलीफोन के जो तारों है, केबल है, उन पर जो बैठी हुई जो चिड़िया हमें दिखाई देती है, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वह प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, उसमें जीव है। वह निर्जीव रबड़ या प्लास्टिक की चिड़िया हमें दिखाई देती है। तो लेखक कहते हैं, लेखक को लगता है छोटे गांवों से काम की तलाश में बड़े शहरों में लोग आते हैं। लोग अक्सर काम की तलाश में आते हैं और शहरों में ही बस जाते हैं, अपनी एक बस्ती बनाकर रहने लग जाते हैं। यह बस्ती इतनी बढ़ जाती है, एक से एक लगकर दूसरा मकान, ऐसे बहुत सारे घर बन जाते हैं। मोहल्ला बहुत बड़ा बन जाता है, बस्तियां बनती है, कॉलोनी बन जाती है, बहुत से घर बन जाते हैं और वहाँ पर प्राथमिक सुविधाओं का अभाव होता है। प्राथमिक सुविधा भी कम दिखाई देती है। इन सुरक्षितता का कोई ख्याल रखा जाता है? लोग सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, इसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। लेखक इन सब बातों से, वहाँ की भीड़ से उब गए हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, उससे उब गए हैं और वह उस भीड़ भाड़ से वह बाहर निकलना चाहते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, स्वतंत्र जिंदगी जीने का उनका प्रयास है।
यह आज हमने जो दो परिच्छेद देखे हैं और उस पर आधारित उसका आशय भी हमने सविस्तर देखा है। तो आइए इस पर पहले एक स्वाध्याय दिया है, वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।